एक रिंग दिया हुआ है और बिल्कुल एक ही बार में समझने की कोशिश करिएगा, मैं कोई भी डेरिवेशन आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। एक रिंग दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन में बोल रहा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कितना, स्मॉल आर है ना, इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकम लैम्डा। तो इसको ऐसे चार्ज दिया है हमने कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। वैसे भी अगर ये रिंग है तो इसका सारा का सारा चार्ज जो होगा वो इसके लेंथ में ही ना होगा, सारा का सारा चार्ज इसके सर्कमफेरेंस पे ही ना होगा। रिंग है वो तो अंदर से खोखला होता है, तो इसीलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। बाबू इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ द रिंग। इसका मतलब यह हुआ कि इसके सेंटर से आपको x डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P लेना है और आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में शायद ये डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा है, और वो भी 2016 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि देखो गैप कितने साल का है, देखो बढ़िया से, फिर आप 2024 में देने वाले हैं, 4 साल का गैप है, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें टोटल चार्ज Q मान लेंगे और हम चाहें तो बहुत आसानी से Q और लैम्डा के बीच का रिलेशन देख सकते हैं। एक्चुअली लैम्डा होता क्या है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज हो गया आपका Q और लेंथ हो गया 2 पाई R। अरे इसका टोटल लेंथ तो 2 पाई R ही ना होगा, तो जरूरत पड़ेगा तो हम लैम्डा को Q के टर्म में भी लिख सकते हैं और Q को लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने मान लिया कि इसका टोटल चार्ज कितना है, Q है। उसके बाद हम लोग इस पर एक छोटा सा चार्ज लेंगे, यहाँ पे छोटा सा चार्ज बाबू हम लोग यहाँ पर लेंगे। इस छोटे से चार्ज को हम डिनोट कर लेते हैं कैसे, dq से। फिर हम देखेंगे कि इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है और कितना आता है। तो सबसे पहली बात कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर भागेगा, और इसको हमने कह दिया कुछ डी क्यों कह दिया, क्योंकि चार्ज अगर बहुत छोटा है तो इसकी वजह से यहाँ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा होगा। अब आप बताइए ये एक कैसा चार्ज हो चुका है, पॉइंट चार्ज हो चुका है। अरे बोलो, चौड़ाई तो इसका था ही नहीं, लंबाई भी हमने इन्फाइनेटली स्मॉल ले लिया, तो कहीं ना कहीं पॉइंट चार्ज है। तो ये जो डी है ये अगर आप लिखना चाहिएगा तो आप इसके लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं KQ बाई आर स्क्वायर, जिसमें K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह लिखा जाएगा DQ डिवाइडेड बाई R का मतलब हुआ ये वाला डिस्टेंस। अब आप बताइए ये x है ये r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा k, फिर मैंने लिखा ये वाला चार्ज जो कि कितना है dq है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसका स्क्वायर ना करोगे बाबू, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं रूट को हटा के, अरे स्क्वायर होगा तो रूट गायब हो जाएगा, तब मिला जुला के हो जाएगा r स्क्वायर, सॉरी मिला जुला के हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ऐसा करके आ जाएगा। अरे कुछ तो बोलिए, अब ध्यान से सुनिए। देखिए शुरू से 11th क्लास से ही जब भी हमको आड़ा तिरछा वेक्टर सब मिलता आया है तो हमने हमेशा से क्या किया है, परेशान करना। वो जो शाम गुजरती थी मेरे, ठीक है सुनिए। तो जब भी हमको आड़ा तिरछा वेक्टर मिलता है हमने हमेशा क्या किया है, कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमको एंगल सब पता होना चाहिए। तो एक काम किया जाए, इस एंगल को मान लिया जाए कितना थीटा, तो बाबू तब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम कंपोनेंट 2 डायरेक्शन में तोड़ेंगे, एक ये वाला डायरेक्शन रहेगा और एक ये वाला डायरेक्शन रहेगा। आप बताइए डी का जो कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा डी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ घूमते हैं तो कॉस लिखते हैं, और डी का वो कंपोनेंट जो इधर की तरफ टूटेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका डी। इज इट क्लियर? अब आप बताइए ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है वो तो सिर्फ इसकी वजह से ना लिखा है, ऐसा इसमें लगभग इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगी,
तो एक काम करते हैं, एक हमने ये सबसे ऊपर वाला लिया है, एक हम सबसे नीचे वाला लेते हैं। तो एक सबसे नीचे वाला जब हम लोग लेंगे ना, और इसका चार्ज भी अगर हम डी क्यू ही लेते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये भी है, और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये भी है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा। तो ये भी हो जाएगा कितना बताइए, डी। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और तब बाबू ये वाला एंगल भी, यानी इस डी का भी दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा डी साइन। ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, यानी इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब आप बताइए, मैंने जो दो एलिमेंट्स लिए हैं, जिसमें एक एलिमेंट मैंने सबसे ऊपर लिया था, एक एलिमेंट मैंने सबसे ऊपर लिया था और एक सबसे नीचे लिया था, इन दोनों एलिमेंट्स ने एक दूसरे के उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैंसिल कर दिया जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। बोलिए, सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड्स बच गई जो एक्सिस के पैरेलल हैं। तो बात यहाँ सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की नहीं होगी, बात होगी हर आमने सामने वाले एलिमेंट की। ये इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये, आप समझ रहे हैं? हर आमने सामने वाला एलिमेंट उन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को कैंसिल कर देगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेकिन हर एलिमेंट का एक्सिस के पैरेलल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बच जाएगा, और हमको उसी को जोड़ना होगा। जैसे अगर हम सिर्फ ये दो लिए हैं तो 2 गो डी कॉस थीटा आया है, अगर हम 50 गो एलिमेंट ले तो इधर 50 गो डी कॉस थीटा आएगा। तो क्या करना होगा, डी कॉस थीटा को 50 बार जोड़ना होगा। लेकिन आप बताइए, ऐसे इसमें 50 एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, अरे 1 लाख हैं, कितने हैं? इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो उसके लिए मैथमेटिक्स ने हमको एक उपाय दिया है, और उसका नाम है इंटीग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि अब अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाला है, इधर आने वाला है। और उसके लिए हमको करना क्या है, जितना भी डी कॉस थीटा है सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी कॉस थीटा और उसको कर देंगे इंटीग्रेट। बोलो, अब तुम बताओ डी की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो बाबू, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की जगह पे क्या लिखा जाएगा? एक्स लिखा जाएगा, और हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, और आपको करना है इसको इंटीग्रेट ना। चलिए बताइए, इसमें से जो भी चीज कांस्टेंट है वो सब बाहर निकल जाएगा। जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो प्योर कांस्टेंट है, तो खैर बाहर निकलेगा ही। लेकिन बाबू, ये जो तुम्हारा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म है ना, ये भी कांस्टेंट है। कैसे, मैं समझाता हूँ तुमको। अगर मान लीजिए आपने डी क्यू यहाँ लिया था, यहाँ लिया था, तो बताइए आर जो था वो ये था, एक्स ये था, क्या बोलते हो? अगर वो डी क्यू तुम यहाँ लोगे तो आर ये होगा और एक्स ये होगा। बताओ दोनों में से कौन बदला है? कुछ नहीं बदला है, अभी भी वही आर, अभी भी वही आर। अरे डिस्टेंस की बात करें तो दोनों के लिए एक्स भी सेम, तो आर और एक्स भी कांस्टेंट है, आप उनको भी बाहर निकालिए। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, यहाँ आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का पावर कितना है? और अगर इस रूट को हम यहाँ से हटा दें तो ये पावर है 1/2। अब बाबू कहने का मतलब है कि a का पावर m इंटू a का पावर n रहे तो हम इसको a का पावर m प्लस n लिख देते हैं। तो समझिए a का पावर 1 है, a का पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 को ऐड कर दीजिएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना? 3/2। बोलिए, हाँ, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम लोग के ही लिखते तो चल जाता है। अब छोड़ो, हटाओ, रहने दो। अंदर में क्या बचेगा? सिर्फ डी क्यू बचेगा। अच्छा, ऊपर वाला एक्स भी तो बाहर निकल गया, अरे एक्स भी तो बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, डी क्यू बच गया। डी क्यू के इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? डी क्यू के इंटीग्रेशन का मतलब है जितना छोटा छोटा डी क्यू सबको जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो आप यहाँ टोटल चार्ज लिख सकते हैं। तो मिला जुला के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बताइए? बोलिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको हम लोग के ही रहने दे क्या?
कोई दिक्कत नहीं है। तो k और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q और ये हो जाएगा x और डिवाइडेड बाई हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको आंसर q के टर्म में नहीं देना है, आपको आंसर किसके टर्म में देना है? लैम्डा के टर्म में देना है। तो बताइए q इज इक्वल टू कितना होगा इस केस में? तो q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर, है कि नहीं? अब अगर हम q की जगह पे, चलिए k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सुनिएगा एक मिनट, ये क्यों मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, मैंने k क्यों नहीं लिखा? नहीं एक मिनट रुकिए, सुनिए, मैंने शुरू से ही कहा है कि बोर्ड में कभी भी k यूज नहीं करेंगे। वो तो लास्ट में याद करने के लिए ना मैंने बोला कि चलो इसको k के टर्म में याद कर लेना, आसान रहेगा याद करना जा। लेकिन बोर्ड में अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लेना है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अभी ई तो मैंने इसलिए बताया ताकि हम याद कर सके, अदरवाइज देखा जाए तो k की जगह पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q की जगह पे हम लिखेंगे लैम्डा इंटू 2 पाई आर, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना 3/2 हो जाएगा। अब बताओ ये 2 पाई से ये 4 पाई कटेगा, 2 बार में जाएगा, k q x भी तो होता है, हाँ ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर में आ रहा है लैम्डा आर डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ रहा है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, अब इतना ही नहीं है, आगे भी है। कह रहा है बताइए प्रूफ करिए कि अगर x बहुत बहुत बड़ा हो जाए किससे, r से, तो रिंग बिहेव्स एज अ क्या है पॉइंट चार्ज, रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। तो बाबू अगर x बहुत बहुत बड़ा हो जाए किससे, r से, तो यहाँ पे ये x बहुत बड़ा है r से, यानी r बहुत छोटा है x से, तो इस r को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। बोलिए, r को जैसे ही हम लोग नेगलेक्ट करेंगे तो ये जो, हाँ नहीं, हम लोग यहाँ से एक्चुअली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमको इस वाले फॉर्मूले पे वापस आना होगा। हाँ ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस पे हमको वापस आना होगा। सुनिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 था ना। हाँ वापस से हम फिर इस फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे कि चूंकि x बहुत बहुत बड़ा है किससे, r से, तो हम इस r को यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। r को नेगलेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, तो बाबू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपको एक्स क्यूब मिलेगा। अब x से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए, देखा जाए ध्यान से तो कहीं ना कहीं ये kq/x² नहीं लिखा है। kq/x² इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब एक q चार्ज होगा, कौन होगा, जो किसी x डिस्टेंस पे रखा होगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड kq/x² ही ना होता है। अरे kq/x² ही ना होता है। तो हम बोलेंगे कि चूंकि ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट वही है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी x डिस्टेंस पे होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर x बहुत बहुत बड़ा हो जाए r से, तो ये जो रिंग है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। तो ये सब काम हम करिएगा तो ये आपको दे देगा 3 नंबर, ठीक है। कौन से पेज पर है ये, पेज नंबर 27 पेज पर है, पेज नंबर 27 पर है, ठीक। सुनिए, कह रहा है, ये कौन पूछ रहा है, बिहार बोर्ड है। हाँ, कह रहा है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, 2 नंबर का सवाल है। सबसे पहले बताओ वो रिलेशन होता क्या है, तो dv बराबर माइनस ऑफ E डॉट डी आर, तो आपको इसी को डिराइव करना है मेरे ख्याल से, ठीक है।
अब ये कैसे हम लोग डिराइव करेंगे? तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, हम उसका सहारा लेंगे, जिसमें हमने देखा था कि अगर 2 पॉइंट्स हैं, अरे बोलो यार, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में अगर एक चार्ज को उठा के ले जाया जा रहा हो, तो याद है डेल्टा भी हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? डेल्टा भी हमने पढ़ा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू, पढ़ा था। और ये इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जगह पे हम माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्यू हो जाएगा। तो सुनिएगा, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फाइनाइट है, अरे बोलो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बड़ा होगा, ये वर्क भी बड़ा होगा। लेकिन मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बहुत ही छोटा है, अब इतना छोटा है कि हम उसको डिनोट कैसे कर रहे हैं? अगर हम dr से कर रहे हैं, तब अगर आप किसी चार्ज q को यहाँ से यहाँ उठा के लेके जाते हैं, तब पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आप डेल्टा भी लिखिएगा कि dv लिखिएगा? तब तो आप dv लिखिएगा। बहुत बढ़िया, तो हम लिखेंगे dv बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भी तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा dw इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आएगा q। अब हमने पढ़ा है कि छोटा सा जो वर्क डन होता है वो होता है F डॉट ds, लेकिन यहाँ ds नहीं, यहाँ क्या है? dr है। तो हम लोग लिख देंगे dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ F, तक कौन सा F? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डॉट कितना? dr, डिवाइडेड बाय क्या है? q है। एक मिनट रुकिए, इस q को ना हम इसके नीचे रखना चाहेंगे। q को कहाँ रखना चाहेंगे? इसके नीचे रखना चाहेंगे। बोलिए, आप बताइए, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब हम इसकी जगह ई लिख देंगे, और यहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट dr। ठीक है, बिहार बोर्ड का है, 2 नंबर का सवाल। लिखना है क्या? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, लिखने का मन होगा घरे जाके लिख लेना, ठीक है? मेरा काम है एक बार खाली बता देना, है ना? नहीं, दोबारा समझना हो तो वो मैं अभी समझा दूंगा, कुछ ना समझ में आया हो तो। बाप रे, इतना मेहनत बताओ। हो गया? दोबारा किसी को समझना है? चलो ठीक है, ढेर सारा डेरिवेशन है तो समय उतना नहीं है कि मैं लिखूं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। रुक जाइए। यार ये सब अजीब सा, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। चलिए एक बार में समझिएगा। हाँ, इधर आप लोग भी देखिए, डाइपोल होता क्या है? एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, जिनके बीच का सेपरेशन फिलहाल हम लोग कितना ले रहे हैं? 2D ले रहे हैं। 2D लेने का मतलब हुआ कि सेंटर से D इधर आपको मिले। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों चार्जेस से होकर गुजरता हो, इस लाइन को क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, और इस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको बोला जाएगा एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। चलिए इस पॉइंट को भी नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाए? P नाम दिया जाए। अब बताइए कि ये जो पॉइंट है, अगर सेंटर से मान लीजिए कि R डिस्टेंस की दूरी पे है, तो पहला कंडीशन ये है कि R बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे? इस D से। सही है? चलिए,
वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, उसकी वजह से होगा कि दोनों की? दोनों की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। अब आप बताइए इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो उसकी तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज होता है। चलिए इसको डिनोट मैं कर देता हूँ ई, ऐसा मैं माइनस क्यू लिख देता हूँ। इससे आपको समझ में आए कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। सही है। इसकी वजह से यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा, इधर के। यार ये मैंने बड़ा क्यों बना दिया यार, ये गजब काम कर दिया। क्यों मैंने बड़ा बना दिया उसको? इसलिए बड़ा बना दिया क्योंकि वो इसके रेस्पेक्ट में ये जो है नजदीक ना है, तो अगर नजदीक है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए उसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया। ठीक है। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या बोलते हो? चलो लगे हाथ, एक और बात बता दो कि इसके डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ होगा। और डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो Q इंटू 2D, या यूं कहें कि 2QD, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। सही है। अब आप बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है और एकदम वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना चाहिए? माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बोलिए प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को लिख लिख के जोड़ना पड़ेगा आपको। और हम ना एकदम वेक्टोरियली जोड़ेंगे, वेक्टर सम हम करेंगे। तो सबसे पहले बताइए इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो पॉइंट चार्ज ना है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे K, फिर लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई R की जगह पे यहां से लेके यहां तक का ना डिस्टेंस लिखोगे। तो बाबू R तो यहां से वहां तक का डिस्टेंस है, उसमें तुमको इसे D को जोड़ना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा R प्लस D का होल स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर। अब आप बताइए कि कोई वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है? तो इस डायरेक्शन में तो कोई वेक्टर नहीं है, इस डायरेक्शन में वेक्टर नहीं है। वेक्टर तो एक है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग ना ऐसे बोलेंगे कि आप डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट चले जाइए। आपको नहीं लग रहा ये वाला डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का अपोजिट है? तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि माइनस पी कैप। अरे बोलिए ना, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जो है कचहरी है, कचहरी के गेट पे खड़ा है और उसको पूरे बेतिया में बस जनता सिनेमा पता है कि जनता सिनेमा इधर है, और उसको जाना है हजारी में। नहीं हजारी नहीं यार, बस स्टैंड जाना है। चलो बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड जाना है, और उसको सिर्फ जनता सिनेमा पता है। तो क्या तुम उसको बस स्टैंड भेज पाओगे? क्या बोलोगे उससे कि तुम एक काम करना, जनता सिनेमा वाले रास्ते के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना? तो क्या उससे भी नहीं चला जाएगा? तो वही उपाय हमने लगाया है। हमने कहा है कि मैग्नीट्यूड इतना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, और डायरेक्शन जो है वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट है, ऐसा हमने लिख दिया। सही है। प्लस इसके बारे में बताइए, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो KQ डिवाइडेड बाई, जब सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तब आपको साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो KQ डिवाइडेड बाई R की जगह पे आपको यहां से यहां तक का ना डिस्टेंस चाहिए। तो बाबू यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो R है, उसमें से तुमको इस D को घटाना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा R माइनस D का होल स्क्वायर। अब ये किस डायरेक्शन में है? ये तो डाइपोल मूवमेंट के ही डायरेक्शन में। अब अगर ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन में है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पी कैप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें से जो चीज कॉमन हो रहा है आप उसको कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं तो कहता हूँ KQ दोनों में है, कॉमन शुरू में ले लीजिए। फिर इसमें क्या बचेगा? अच्छा इसमें क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाई R माइनस D का होल स्क्वायर। इसमें बचेगा माइनस, माइनस सामने आएगा, 1 डिवाइडेड बाई R प्लस D का होल स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा पीक है। चलिए इसको तोड़ के सॉल्व किया जाए। तो ई नेट जो आ रहा है कितना आ रहा है बताइए? KQ तो खैर रहेगा ही, और इसको अगर तोड़िएगा तो ये है। अच्छा पहले काम करना, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इसको ऊपर भेज दो। तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2RD। अब माइनस का साइन दोगे, R स्क्वायर प्लस, अरे इधर आएगा ना ये, हाँ D स्क्वायर
माइनस 2RD। सही है, बोलिए बाबू। नीचे जो है, नीचे अभी तोड़िए मत, आप ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। एक मिनट शांत रहिए, पहले शांत रहिए एकदम आराम से। हाँ, क्या ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है? तो क्या ए इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी का होल, आप ऐसे लिख दीजिए। अरे कुछ बोलिए, बढ़िया है। अब आप बताइए कि इसमें आर स्क्वायर प्लस में और ये आर स्क्वायर माइनस में कट गया, डी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस में नहीं कट गया है। ये 2RD प्लस में, ये भी 2RD प्लस में है, तो ये तो 4RD हो गया। क्या बात है, सही है। तो KQ लिखिए और लिख दीजिए कितना, 4RD, और नीचे में है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सुमित बताओ कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कितना, डी। लेकिन उसका भी तो स्क्वायर ना है जी, तो यहाँ देखिए स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा पी कैप आ जाएगा। अब देखिए मेरा मन ऐसा है कि यहाँ यहाँ 2QD है, मेरा मन है कि मैं यहाँ भी 2QD क्रिएट करूँ, तो उसके लिए इस 4 से एक 2 उधार लेना होगा और एक 2 को बाहर भेज देना होगा ना। के, और बताओ यहाँ एक 2 बचा है, आई क्यू बचा है, और डी बचा है, तो बताओ ना कितना हो जाएगा। रुक ना, ए यार 2QD नहीं हो गया, और ठीक है एक बार रहेगा अपना। और निचवा में जो है ये डी आर से बहुत बहुत छोटा है, तो डी स्क्वायर भी आर स्क्वायर से बहुत बहुत, आप इस डी स्क्वायर को यहाँ से नेगलेक्ट मार दीजिए, तो आर स्क्वायर का पावर 2, आर का पावर 4 होगा, तो आर का पावर 4 होगा, और यहाँ पी के पाया है, इससे कट जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा। अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकाल रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्ट हम लोग वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, उसमें 2 तो खैर ठीक है, के भी लिख दीजिए, और 2QD की जगह पी लिख सकते हैं, अब बगल में पी कैप है, बढ़िया है, और नीचे में क्या आया। अब आप बताइए, ये है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये है डाइपोल मोमेंट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो इससे तुमको कंप्लीट वेक्टर मिल जाता है। यानी एकदम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में डिराइव कर दिया, 2kp अपॉन आर क्यूब। 2kp अपॉन कितना, आर क्यूब हो गया। बोलिए, दोबारा समझना है विवेक, 2kp अपॉन कितना, आर क्यूब हो गया। इसमें बताओ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ठीक है 2kp अपॉन आर क्यूब भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही होगा जिधर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। सही है, और होना भी चाहिए। ये वाला बड़ा ना है बाबू, और ये वाला छोटा है, तो आपको नहीं लग रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आएगा जिधर कौन है, डाइपोल मूवमेंट। सही है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आप फोटो बनाइएगा, उसमें थोड़ा नीचे बनाइएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट ऊपर ना आता है माइनस की, और यहाँ क्या होगा। चलिए आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, जैसे जैसे मैं पूछूंगा आप बताते चलिए, ठीक है। बताइए अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, डी, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी कितना, डी हो जाएगा, और यहाँ से हम आर डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, तो यहाँ कोई पॉइंट अगर पी है तो इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोला जाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पिछली बार की तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से आएगा। सबसे पहले बताओ इसकी वजह से, है ना बच्चों, इन नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसी की तरफ होगा, इसी की तरफ होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या बताओ, माइनस क्यू चार्ज ना जी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तुमको समझ में आया। अब खाली तुम इतना बता दो दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। देखो पिछली बार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ना था, क्यों ज्यादा था, क्योंकि ये इस पॉइंट से नजदीक है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पर बताइए दोनों में से किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जल्दी बोल। क्या बात, बराबर बोल रहे हो क्या, क्यों बराबर होगा, क्योंकि जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे
ओ माय गॉड, तो बराबर होगा तो क्यों ना हम इसके मैग्नीट्यूड को भी क्या कह दें, ई कह दें, तब इसके मैग्नीट्यूड को भी ई कह दें। क्या बोलते हो? और इस ई की वैल्यू हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, ई की वैल्यू हम लिख भी सकते हैं। कितनी होगी बताइए? अरे तो पॉइंट चार्ज ही ना है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू। अब यार तुम ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, जब क्यू लिखोगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लिखोगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी क्यू ही है और यहाँ पर भी, तो तुम तो लिख दोगे के क्यू अब बाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब ये वाला ना डिस्टेंस, चाहे ये वाला डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों डिस्टेंस बराबर है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। दिस स्क्वायर का मतलब माने दिस स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर आर डी स्क्वायर। अरे है कि नहीं? तो देखिए मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के, चार्ज लिख दिया क्यू, और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करोगे बाबू, तो स्क्वायर करोगे तो ये तो रूट गायब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ऐसा डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोलते हो? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कहानी जो है वो वेक्टर की है, तो थोड़ा सा केयरफुली हमको सब चीज़ देखना पड़ेगा। आप बताइए इसका जो, इसमें अगर हम इसको एक्स एक्सिस और इसको क्या मान ले, वाई एक्सिस मान ले, अरे बोलो बाबू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, और हम कोई एक एंगल ले लेते हैं। चलिए हम यही वाला एंगल ले लेते हैं। किताब में यही वाला एंगल लिए हैं कि ये वाला एंगल लिए हैं? ये वाला लिए हैं। इसको थीटा माने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, माने वैसे उसमें देख लो ना, वही जो होगा वही कर लेंगे। हम इसको थीटा माने हैं। आई बाप रे, तुम लोग बोल रहे हैं हम इसको थीटा माने हैं, और पागल बना रहा है सर। अरे तो अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा नहीं होगा। सही है, सही है। हाँ अब सुन लीजिए, इधर देखिए, शांत रहिए, इधर देखिए। हाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड इसका कितना है? ई ना है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा, और बाबू ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस। ई समझ में आ रहा है? इसका भी जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो वापस से ई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ घूम रहे हो। अब ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अरे बोलो। हाँ, अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अच्छा है तुम ऐसे भी, चलो कोई बात नहीं, कैंसिल मत कराओ, और तुम इसको लिख के कैंसिल करा देना, ठीक है? आओ हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या बताओ ना, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना था, तो इसका एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट इधर था। तो पहले ये वाला कंपोनेंट लिखिए, बताइए कितना है? ई कॉस थीटा, और आप माइनस आई कैप ना लिखिएगा जी, क्योंकि डायरेक्शन आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरह। अब इसका एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, वो कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा, और फिर जे कैप आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। चलिए ठीक है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा? तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर है, ये कितना है? ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर है, ये कितना है? ई साइन थीटा। तो इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई कॉस थीटा, और फिर से माइनस आई कैप ही लिखोगे। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई साइन थीटा, लेकिन माइनस जे कैप लिखोगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। बोलिए, मैंने तोड़ के और आई कैप जे कैप में लिख दिया है। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अगर हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको इन दोनों को ऐड करना होगा। ए बाबू ऐड करोगे तो देखो ना, ये ई साइन थीटा जे कैप प्लस में है, और माइनस साइन सामने जाएगा, तो ये ई साइन थीटा जे कैप माइनस में है। तुमको नहीं लग रहा है कट जाएगा ये? लेकिन ये ऐड होगा, हाँ, और ये कितना हो जाएगा? माइनस, अरे समझो ना, -2, सॉरी,
माइनस ई कॉस थीटा आई कैप माइनस ई कॉस थीटा आई कैप जोड़ दीजिएगा, माइनस 2e कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा। बोलिए, चलिए ठीक है। अब आप बताइए कि माइनस 2e की जगह पे हम लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा समझो ना, डायरेक्ट ऐसा ही समझो, उतना कहाँ जा रहे हो तुम। देखो क्या यहाँ जेड बन रहा है क्या, जेड देखना कहाँ पे बना रहा हूं मैं, ये जेड नहीं बन रहा है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, नहीं लग रहा है ऐसा। अब कॉस थीटा ना हम इस ट्रायंगल से ढूंढेंगे, इस ट्रायंगल में बताइए कॉस थीटा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। अब बाबू हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना है, और फिर यहां लिख देंगे हम लोग आई कैप। ध्यान से सुनिएगा, माइनस 2, चाहे रुके 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 1 मिनट, के को अलग करिए और 2QD आई कैप को आप एक साथ रखिए, और नीचे में बताइए आपको क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, रूट अंडर ए का मतलब होता है ए का पावर 1/2। तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर कितना है, और इस रूट को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो रूट के हटते ही ये हो जाएगा पावर में कितना 1/2, तो 1 + 1/2 मिलके 3/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये, बोलो, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर कितना 3/2। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका डाइपोल मूवमेंट लिखना चाहूं और एकदम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होता है कितना 2QD। डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे चार्ज है Q, अब बीच का सेपरेशन कितना है 2D है, 2QD। और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू, का मतलब इधर। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना है, तो यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। ये हो गया डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये आई कैप यूज किया गया है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या इस 2QD आई कैप की जगह पे मैं P लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा माइनस के, इसकी जगह पे आप लिख दीजिए क्या P, डिवाइडेड बाई, इधर सुनिए, ये D जो है R के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है, तो डी स्क्वायर भी R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो R स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका R3। तो हमने डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में ही डिराइव कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन कितना होता है, माइनस ऑफ KP/R³ होता है, जिसमें बताइए माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट आएगा। आप देखिए डाइपोल मूवमेंट इधर है, क्या ये तुम लोग ध्यान दे रहा है, डाइपोल मूवमेंट इधर है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना है। अरे आपने इसी और इसी को ना जोड़ा है एक्चुअली, अरे इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर लिया है, वो तो फोटो ये देख के समझ में आ रहा था, बोलो ना, हाँ ठीक है, वैसे लिखने के बाद भी तो कैंसिल नहीं हो गया, देख रहे हो। तो डाइपोल मूवमेंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगला क्या है, पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझिए, सुनिएगा, इधर देखिएगा सब लोग, नहीं ऑब्वियसली मतलब सीबीएसई के लिए तो सब इंपॉर्टेंट होता है, बिहार बोर्ड के लिए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें ये एक चीज है। माइनस क्यू चार्ज, यहाँ क्या है प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी अभी रुको एक सेकेंड, ये क्या है बताओ, सेंटर है, बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, D होगा। इसके
सेंटर से आपको r डिस्टेंस दूर जाना है, कितना दूर जाना है, r डिस्टेंस दूर जाना, और थीटा एंगल पे, माने कोई पूछेगा कि ये थीटा क्या है, कोई पूछेगा कि ये थीटा क्या है, तो उसको बताइएगा कि ये थीटा जो है, देखो इरिटेट मत करो, समझे, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ क्या तुम बात कर रहा है उससे, ठंडा का दिन है, हाथ लोड लेगा अभी 10 डंडा का, हमको एग्जाम देना है, हाँ अगले जन्म का हम तैयारी कर रहे हैं, क्या अगले जन्म में फिर इंसान बनेंगे, फिजिक्स ले लेंगे तो हमको एग्जाम देना होगा। कोई पूछेगा ये थीटा क्या है, सुनो इधर, तो थीटा कुछ और नहीं, डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इधर ना होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मूवमेंट और आर के बीच का एंगल है, ऐसा बता दीजिएगा, सही है। आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, हाँ ध्यान रहे, ऐसे ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हाँ लेकिन पोटेंशियल हमारे सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमको कहाँ कहाँ पढ़ना है, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, जनरल पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। अब आप बताइए कि यहां पर जो भी पोटेंशियल होगा किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, अरे बोलो यार। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन डायरेक्शन का कोई झोल नहीं होता है। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अच्छा इस डिस्टेंस को अगर मैं कुछ r1 कह दूँ, इस डिस्टेंस को क्या कह दूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, बोलो, चाहे एक काम करो, एक काम करो, इसको बोलो r1, रहे कि नहीं, इसको क्या बोलो, इसको बोलो r2, हाँ इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है, तो के की जगह तो आप के ही लिखिएगा, क्यू की जगह प्लस क्यू लिखिए, तो काय का प्लस क्यू, सिर्फ क्यू लिखिए, और आप लिखिए डिवाइडेड बाई कितना r1, ऐसा सही है। उसके बाद आप लिखिए प्लस, इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, तो के, माइनस क्यों ना लिखोगे ए बाबू, तो माइनस क्यू का माइनस सामने आएगा, चलो मैं डायरेक्ट यही पे लिख देता हूँ, हालांकि आप बोर्ड में जब ये सब सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ा स्टेप बढ़ा ही के लिखा जाता है, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हाँ स्टेप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे ना बिना मतलब का भी, सीबीएसई नहीं बिहार बोर्ड, वो नंबर उतना ही तुमको ज़्यादा देगा। तो माइनस क्यू का माइनस सामने आया, लेकिन यहाँ पर नीचे में r2 ना होगा, अरे क्या होगा, r2 हो जाएगा। अब देखिए पूरे प्रोसेस में हमारा एक ही मकसद है, r1 और r2 की वैल्यू निकाल लेना, वो निकल गया तो समझिए ये सॉल्व हो गया, क्योंकि देखिए इसमें kq तो कॉमन हो जाएगा ना, तो 1/r1 माइनस 1 चलिए r1 और r2 की तलाश में चला जाए, कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा इसके ऊपर, और इसको पीछे की तरफ बढ़ा के यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। स्टेप याद हुआ क्या, क्या करना है, इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दोनों चार्जेस से, तो यहाँ से तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ लाइनवा यहाँ खत्म हो गया है, तो यहाँ से थोड़े परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएंगे, इसीलिए हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा लिया, क्या बोलते हो। अब तुम बताओ बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और ये मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर ये थीटा है, ये ए है, तो थीटा के सामने वाला ए, और ये ए, तो ये डी है, डी, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये कितना होगा, डी साइन थीटा, और थीटा से सटा हुआ ये कितना होगा, एक्चुअली हमको इसी से मतलब था, ये हो जाएगा तुम्हारा डी कॉस थीटा। ये बात समझ में आया, अरे कुछ बोलो यार, चलो ठीक है। सिमिलरली बताओ बाबू, ये डी है और ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला कितना होगा, डी साइन थीटा, और ये थीटा से सटा हुआ जो साइड है ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, डी कॉस थीटा, ये समझ लीजिए, सही है।
अब आप ना इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, हाँ ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये और ये क्या एक दूसरे का पैरेलल है, तो आप कहेंगे ना, कहाँ से पैरेलल है? अरे ये और ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हाँ या ना? तो ऐसे शक्ल से तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम जबरदस्ती करें ना तो ये दोनों लाइंस लगभग लगभग पैरेलल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली ये जो डी होता है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, डी बहुत, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ बहुत छोटा। बहुत छोटा ड्रॉ कर लूंगा तो फिर ये सारा डायग्राम में नहीं बना पाऊंगा। तो दिखने में ये डी आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत छोटा होता है। ओ माय गॉड। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ठीक है, मैं मानता हूं कि ये और ये पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को करीब लाया जाए, चाहे इसी को करीब लाइए, ठीक है, अभी भी और ये उतना पैरेलल तो नहीं है, और करीब लाइए, ठीक है, अभी भी पैरेलल नहीं है, और एकदम ले जाकर लगभग समझिए कि सटाइए दीजिए, बीच का गैप एकदम नेग्लेजिबल हो जाए, तब उस केस में अगर आप यहाँ से और यहाँ से एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अरे भाई, तो किसी से भी पूछोगे तो उसको लगेगा कि हाँ अब ये लगभग लगभग कैसा हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि ये लाइन और ये लाइन लगभग लगभग कैसा है, पैरेलल है। अब जो अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन की देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, शांत रहिएगा, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर एक पर परपेंडिकुलर है तो दूसरे पर भी वो, तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये भी, मैं मानता हूं कि आपको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत छोटा दिखाया भी तो नहीं है, लेकिन आपको मानना है कि हाँ ठीक है, ये और ये पैरेलल है, तो ये 90 तो ये भी 90। अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो आमने सामने वाले साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये और ये एंगल सेम है ना, तो बाबू ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम हो जाएगा। अब तुम बताओ कि ये वाला साइड कितना है, R1 है, तो R1 बराबर ये कितना होगा, ये, तो यहां से लेकर यहां तक कितना था, R था, R था, उसमें से किसको घटा लो, हो गया निकल गया R माइनस डी कॉस थीटा। तुमको समझ में आया? चलो ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग R2 भी लिखना चाहेंगे, तो R2 के लिए हम देखेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला, ये देखो ध्यान से, ये पूरा यहां से लेकर ये वाला ट्रायंगल देखो, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? जी हाँ, ये भी पैरेलल होगा, लगभग पैरेलल होगा, एग्जैक्टली नहीं, लगभग पैरेलल होगा। तो बाबू ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक पे परपेंडिकुलर तो दूसरे पे भी। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल्स सेम है तो आमने सामने वाले, हाँ बाबू, तो कहने का मतलब ये वाला साइड लेंथ और ये पूरा ये बराबर होगा। अब आप बताइए कि ये कितना है, R2 है, और ये कितना है, तो यहां से यहां तक कितना था, R था, और ये कितना था, D cos थीटा था, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस D cos थीटा। बस हो गया, जो चैलेंज था यही बस लिख लेना था। अब मैं तो कहता हूँ कि दिमाग क्या लगाओगे, एग्जाम नजदीक है, फोटो रट लो और लिख लो कि वो है कि नहीं, मतलब जिन लोगों को समझ में आ गया वो तो ठीक है ना, एवं कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनको सब रटा रटाए मिले तो मजा आए ना, वो हो गया। अब आइए वैल्यू पुट किया जाए, तो KQ डिवाइडेड बाई, सॉरी, KQ इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 की जगह पे R माइनस डी कॉस थीटा, माइनस का साइन देके, R2 की जगह पे R प्लस डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप बताइए KQ तो खैर ऐसा ही रहेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो R प्लस डी कॉस थीटा माइनस R माइनस डी कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R माइनस डी कॉस थीटा इंटू R प्लस डी कॉस थीटा, ऐसा लिख लेंगे हम लोग। अब सुनिए ये R प्लस में है और ये R माइनस में, खत्म हो गया। लेकिन हाँ, डी कॉस थीटा और ये माइनस साइन अंदर जाके इसको प्लस बना देगा, तो ये भी डी कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कितना, 2D कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ A माइनस बी और ये लिखा हुआ A प्लस बी,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी कॉस थीटा का स्क्वायर लिखने का मतलब हुआ डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। सही है। अब हम लोग भी ना लिख रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि डी जो है वो डी जो है वो आर से बहुत बहुत छोटा है, तो डी स्क्वायर भी आर स्क्वायर से बहुत बहुत छोटा ही होगा। बोलिए। और कॉस स्क्वायर थीटा, सुनिए बता रहे, कॉस थीटा तो वैसे भी 1 से छोटा होता है। अब 1 से छोटी चीज से किसी को मल्टीप्लाई करोगे वो बेचारा और छोटा हो जाएगा। अब जैसे मान लो 10 है, 10 को हम मल्टीप्लाई कर दिए 1 से छोटी चीज, कुछ बोलो 0.1 से, तो ये तो और बेचारा 1 हो गया। तो एक तो डी स्क्वायर ही आर स्क्वायर से बहुत बहुत छोटा था। अब बाद में यही था, तो डी स्क्वायर ही आर स्क्वायर से बहुत बहुत छोटा था। ऊपर से हमने डी स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो और छोटा ना हो गया। तो ये इससे बहुत बहुत छोटा होगा, मतलब हुआ हम इसको यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए भी बराबर हमको कितना मिला। तो सबसे पहले मैं तो के को अलग रखना चाहूँगा, 2QD है तो 2QD को मैं एक साथ रखना चाहूँगा और मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर। इसको P लिखा जाए तो भी बराबर हो गया, सॉरी के, ये P ना है, हाँ, तो KP कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, बाकी देखो केस वेस जो है इसका हम लोगों ने कहाँ देखा है सब। अरे जो आपने लेक्चर रिवाइज किया होगा तो उसमें केस वेस सब होगा। हमको खाली डिराइव ना कर लेना है KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप बोलिएगा मैं ये फिर दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, हाँ, तो देख लेना जाके अपना, आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्वेश्चन कुछ था शायद, वो सब तो हो ही गया होगा। कह डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्या, अच्छा टॉर्क है, टॉर्क अभी हम लोग देखेंगे, यही ना भी हम लोग देखे हैं। एक्सप्रेशन फॉर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब हुआ किसी भी थीटा एंगल पे, किसी भी आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, तो उसके लिए हमको चेक करना है। वही तो हम लोग देखे थे अभी। ठीक है, तो ये सब हो गया। चलिए टॉर्क देख लेते हैं। क्या टॉर्क, अब ध्यान से सुनिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन है बताइए, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, ई है। अरे बोलिए ना। इसमें हमने एक डाइपोल डाला है, तो डाइपोल का मतलब माइनस क्यू चार्ज, और यही ना होगा डाइपोल मोमेंट बाबू, बोलो ए यार बोलो। तो डाइपोल मोमेंट हो गया। और चलो दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग कितना ले, डाइपोल मोमेंट को मैं अलग से दिखा देता हूँ। हाँ, दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग कुछ डी ले लें, और डाइपोल मोमेंट भी तो इधर ही ना होगा, जिसको हम डिनोट कैसे करेंगे, P से डिनोट कर लेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे हम लोग, तो 2QD अब थोड़े लिखेंगे, अरे क्यू, अब बीच का सेपरेशन D लिए हैं तो D ही लिखेंगे। सुनिए, पिछली बार हमारी मजबूरी थी कि हमको डिस्टेंस सेंटर से मेजर करना था, तो इसको D लेना था, इसको D लेना था, तो इसीलिए पिछले वाले डेरिवेशंस में हमने डिस्टेंस 2D लिया था, तो Q इंटू 2D लिखा था। अब की बार ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये पूरा डिस्टेंस ही कितना मान लिया है, D मान लिया है। सही है, चलो ठीक है, इधर देखो। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ना है जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। सही है, तो आपको बताना है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कितना लगेगा, QE। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी कितना होगा, तो Q इंटू E होगा। ये दोनों फोर्स कौन से फोर्सेस हो गए, फोर्स कपल, ये कपल ऑफ फोर्सेस हैं। कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। क्या दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, क्या डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट हैं, फोर्स कपल है। ये फोर्स कपल की वजह से नेट फोर्स हमेशा 0 आता है, होना भी चाहिए। हाँ बाबू, अगर कोई F नेट पूछेगा ना रे, तो इसको तुम प्लस में QE लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे,
माइनस में क्यों, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो मिला जुला के आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन फोर्स कपल की वजह से टॉर्क तो आता है, टॉर्क तो आता है। अब फिलहाल हम टॉर्क का खाली मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। टॉर्क कितना होता है तो याद करिएगा, हमने पढ़ा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब आप बताइए कि फोर्स जो है वो इस और इस लाइन के अलॉन्ग ना लगा है जी, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ना हुआ, तो कहीं ना कहीं बस आपको ये पता कर लेना है कि कितना है। अब ध्यान से देखो और बताओ, ये एंगल थीटा है, नहीं समझे, तो ये वाला एंगल भी क्या है, कहने का मतलब है कि मतलब पी इसी पे ना आएगा जी, तो पी है इधर, आई है इधर, तो ये थीटा नहीं होगा। और ये डी है, तो बताइए थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, डी साइन थीटा। बहुत बढ़िया, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया डी साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड विच इज क्यू इंटू ई। हाँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो इसके और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी साइन थीटा है। चलिए ई को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्यू इंटू डी, बोलो, रुकिए, हाँ बताइए, Q इंटू डी को अलग रखिए, ई को अलग रखिए, फिर साइन थीटा का साथ। हाँ, Q इंटू डी क्या है, P है, तो ये हो जाएगा P, फिर हो जाएगा E, फिर हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया आपके टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब सवाल है कि P साइन थीटा जो है, P साइन थीटा से हमको क्या याद आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट याद आ रहा है। तो P साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो सकता है P क्रॉस E का भी, और ये मैग्नीट्यूड हो सकता है E क्रॉस P का भी। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर क्या है, B है, और बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो बाबू A क्रॉस B अब B क्रॉस A, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम ही होता है। A क्रॉस B भी होगा AB साइन थीटा, B क्रॉस A भी होगा AB, बस अंतर किस में होता है, डायरेक्शन। तो A क्रॉस B कहाँ आएगा, आउट हो जाएगा, और B क्रॉस A कहाँ आएगा। क्या मैं अभी सब भी समझाऊं क्या, ये मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ। हाँ, तो ये किधर हो जाएगा बताइए, इनवर्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं P क्रॉस E लिखूं कि E क्रॉस P लिखूं, P क्रॉस E लिखूं, काहे लिखूं, क्योंकि P पहले है इसीलिए। आखिर दोनों में से कोई भी लिख दूं, नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि दोनों सेम थोड़े हैं। तो हमको सोच समझ के लिखना होगा कि P क्रॉस E लिखना है कि E क्रॉस P लिखना है। हालांकि आपने फॉर्मूला रटा है, याद किया, तो आपको पता है कि P क्रॉस E आता है, लेकिन मैं बता देता हूं क्यों आता है। आप बताइए, ये वाला फोर्स जो है वो इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे ना घुमाएगा, समझिए ना, कोई पकड़ के इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे ना घूमेगा। ऐसे घूमने का मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अरे कुछ बोलो ना यार, क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कहाँ आना चाहिए, इनवर्ड। क्या बात करते हो यार, क्लॉकवाइज इनवर्ड आता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखिए ना कि P क्रॉस E इनवर्ड आ रहा है कि E क्रॉस P इनवर्ड आ रहा है। सबसे पहले E क्रॉस P करिए, तो E इधर है, P इधर है, E क्रॉस P तो बाहर आ गया, P क्रॉस E अंदर आ रहा है, इसीलिए ये होगा क्या बताइए, P क्रॉस E। ये हो गया आपका टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डेरिवेशन देखिए बहुत ही सिंपल है, QE इधर, QE इधर। अरे यार, आज दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हमने कितना माना है, D माना है। तो अगर डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अरे क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इधर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, थीटा के सामने वाला साइड D साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी QE इंटू क्या चला, हाँ QE इंटू डी साइन थीटा। फिर Q इंटू डी को हम लोग P लिख देंगे, ऐसा आ जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको P क्रॉस P लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा।
सब हो गया है। रुक जा, 2 मिनट रुक जा, देख लेते हैं कोई। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख लें। चलिए ठीक है, सुनिएगा। कहने का मतलब है कि एक डाइपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो शुरू में जो डाइपोल था ना बाबू, वो मान लीजिए किसी θ1 एंगल पे था, अब बाद में डाइपोल कहाँ चला गया? किसी θ2 एंगल पे चला गया। डाइपोल मोमेंट हम कितना ले रहे हैं? P। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ले रहा है? E। तो हमको पता करना है कि इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है और इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, यही सब हमको पता करना है। हाँ हेलो। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है कि इस प्रोसेस में हम कितना वर्क करेंगे और यही से हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि हम रास्ते में कहीं थे। कहाँ थे? माने इसके और इसके बीच में हम किसी थीटा एंगल पर जब थे ना, थीटा एंगल पे, तो उस समय एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीजिए, कितना? डी थीटा लीजिए। ठीक है, अब इसमें पता करिए कि हमने कितना वर्क किया है। तो ध्यान से सुनिए, अगर ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी है, लेकिन रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट क्या? डी थीटा। ऐसा करके होगा। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, किसी भी थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल अगर कितना है? थीटा है। तो उस समय हमको कौन सा टॉर्क याद है? हम जो टॉर्क लगा रहे हैं वो हमको याद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो टॉर्क लगा रहा है वो हमको याद है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया टॉर्क ना हमको याद है, जो कितना होता है? P साइन थीटा होता है, या उसको हम लोग P क्रॉस E के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सुनिए, अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क याद है तो हम उसी के द्वारा किया गया वर्क डन निकालेंगे। तो बताइए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क कितना होगा? तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो वर्क करेगा वो भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। तो लिखा जाएगा डी डब्ल्यू, और ELC लिख देता हूं मैं। कितना होगा बताइए, बोलिए। टाउ डॉट डी थीटा होगा ना, तो टाउ में कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, डॉट कितना? डी थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। अब हमको अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, इधर में वेरिएबल कौन है? वर्क है। तो जिस समय जस्ट आप स्टार्ट करिएगा तो उस समय वर्क कितना? 0 ही होगा, और फाइनली जब आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा तो उस समय जो टोटल वर्क कीजिएगा, चलिए उसको हम WELC से दिखा देते हैं। इधर वेरिएबल कौन है? थीटा है। अरे यही ना है। तो थीटा शुरू में कितना था? θ1 था, बाद में कितना हो गया? ऐसा θ2 हो गया। अब इसको अगर तोड़ा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? A डॉट B का मतलब होता है AB cos थीटा। A का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, और आप जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड होता है PE साइन थीटा। में थीटा कौन सा थीटा होता है? P और E के बीच का एंगल होता है। तो बाबू सही बात है, P और E के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, तो हम ऑब्वियसली थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, तो
हमको लिखना है ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह पे इसका मैग्नीट्यूड लिखा गया, बी की जगह पे इसका मैग्नीट्यूड लिखे, तो मैग्नीट्यूड में तो डी थीटा ही है। रही बात कॉस थीटा की, तो यहां कौन सा थीटा लिखा जाता है, यहां कौन सा थीटा लिखा जाएगा, क्या ये वाला थीटा लिख दें, नहीं, यहां जो एंगल आता है वो होता है इनके और इनके बीच का, यानी टॉर्क और डी थीटा के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल हमको यहां लिखना होगा। तो सबसे पहले बताओ यहां टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, तो पी है इधर, आई है इधर, पी क्रॉस ई कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, पी क्रॉस ई कहां आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और डी थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमने इसको ऐसे ना घुमाया है, अरे ऐसे ना घुमाया है, तो ऐसे घुमाया है, तो डी थीटा का डायरेक्शन बाहर आएगा। बोलिए, तो आप बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो है वो आ रहा है अंदर, क्योंकि पी क्रॉस ई आ रहा है अंदर, और डी थीटा का डायरेक्शन आ रहा है बाहर, यानी इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो आपको यहाँ लिखना होगा 180 डिग्री। सुनिएगा, हाँ, इसको इंटीग्रेट करिए, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना आता है, डब्ल्यू ही आता है, डब्ल्यू एल सी लिख दिया जाएगा, और ऊपर में नीचे में ऐसा जीरो है, तो मिला जुला के दिस माइनस दिस करोगे तो यही ना रह जाएगा, हाँ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क आ जाएगा, पी और ई तो कांस्टेंट ना है, बाहर निकल जाएगा, लिमिट पुट करिएगा आप थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, तो पी और ई बाहर निकल जाएगा ऑन द, अच्छा, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस साइन को भी बाहर निकाल लीजिए, कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है, अंदर में खाली रह जाएगा कितना साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। बताइए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क आ कितना रहा है, तो माइनस पी लिख दीजिए, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, याद करने का तरीका यह है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बोलो, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, सही है। अच्छा, आप चाहें तो इस माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस साइन बाहर निकल के इसको पॉजिटिव बना देगा, तो मिला जुला के कितना हो जाएगा प्लस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही ना करना होता है, एक बार थीटा की जगह पे इसको डालिए फिर इसको डालिए, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय क्या, बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क। अब सुनिए, ये जो प्रोसेस हमने किया है ना, तो इसमें हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करना है, मतलब ठीक है रास्ते में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इनिशियली ये रेस्ट में है तो फाइनली भी आपको इसको रेस्ट में ला देना होगा। बोलो, अभी ये पेन कैसा है, रेस्ट में है, अब मैंने घुमा दिया, अभी भी कैसा है, रेस्ट में है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, सिंस यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन में आप माइनस लगा दीजिए, तो इसी में सामने आप माइनस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस पी और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है, तो ये वर्क डन आया, लेकिन फिर भी इसको याद करना जरूरी नहीं है। इसके आगे हम किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे। आपको याद है हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना था 90 डिग्री पे। हम मान के चलते हैं कि जब थीटा, बोलो, ये हम मानते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना, तब पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना, बोलो 0 होता है। यहां पर हम लोग 90 डिग्री की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मानेंगे 0 मानेंगे। 90 डिग्री की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे हम लोग 0 मानेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पर आएंगे। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपने रिवीजन करते समय पढ़ा होगा
कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है ना, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद है? बोलो ना। वो सिस्टम हुआ करता था, सिस्टम में अगर कोई छेड़खानी हम करते थे और पूछा जाता था कि बताइए इसमें कितना वर्क डन किया गया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। हाँ ठीक है ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे इसकी जगह पे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ थीटा 2 का पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ थीटा 1 का पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 बराबर हो जाएगा माइनस पी, और बाबू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये मान लिया जाता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 है ना। तो हम ये मानेंगे ना कि जो इनिशियल एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि इनिशियली आपको इस डाइपोल को वहां रखना होगा जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। तो हम कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं? 90 डिग्री के। तो इनिशियल एंगल यानी थीटा 1 को हम लोग क्या मानने जा रहे हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हियर थीटा 1 बराबर कितना? 90 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 कितना लेना पड़ेगा? 0। यानी इस वाले इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 की जगह पे हम रखेंगे 0, तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 2 बराबर माइनस पी तो रहेगा, कॉस थीटा 2 भी आप लिख दीजिए, लेकिन थीटा 1 की जगह पे आपको 90 डिग्री रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 2। तो थीटा 2 पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी कॉस थीटा 2। बोलिए, तो थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस पी कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का एंगल, पोटेंशियल बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल अगर कितना है? थीटा है, तो बाबू इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगा। एंगल अगर थीटा 2 है तो यहाँ थीटा 2 आ रहा है, एंगल अगर थीटा है तो फिर यहाँ भी थीटा आएगा। और बताइए, पी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा क्या याद दिलाता है? डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये है आपका पी डॉट ई। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी डिराइव होता है। कौन से नंबर पेज पर है ये? पेज नंबर 52 पर है, 52 पर है ये मैं तुमको दोबारा समझाऊं क्या? किसको दोबारा समझना है? ठीक है, सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट था कि आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है किसी भी डाइपोल का जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है, ये हमने पढ़ा है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं, हम निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाए? तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चेंज इन। तो मैंने सोचा कि यार पोटेंशियल एनर्जी तो निकलेगा नहीं, उसके लिए तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना होगा ना। तो ये मेरा मकसद था, सिचुएशन था कि डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर दिया गया। तो मैंने सोचा यार कि जब हम कहीं रास्ते में होंगे, यानी हम किसी थीटा एंगल पर होंगे, तो उस समय पहले तो ये बताओ कि इसमें रोटेशन हो रहा है कि ट्रांसलेशन हो रहा है? रोटेशन। तो वर्क डन जो तुम निकालोगे वो फोर्स के बेसिस पे निकालोगे कि टॉर्क के बेसिस पे? टॉर्क के बेसिस पे। तो मैंने सोचा यहाँ 2 लोग टॉर्क लगा रहा है, मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं इधर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अरे यार,
क्योंकि अगर मान लो डाइपोल मूवमेंट ऐसा है तो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा, इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो मैं इधर घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दो लोग टॉर्क लगा रहे हैं। किसका टॉर्क हमको पता है, तो मुझको अपना टॉर्क पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो टॉर्क लगा रहा है वो हमको पता है, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा।